कौन सी चीज़ है। देखो, एक सीट पे पहुंचना मुश्किल बात नहीं होती, उस चीज़ को मेंटेन करना, उस पोजीशन को मेंटेन करना वो बड़ी बात होती है, और वो हर एक की बस की बात नहीं होती। जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है जब हम करियर काउंसलर के भी पास जाते हैं, वो आपका पहले एप्टीट्यूड चेक करता है, आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करता है। CSS जो बच्चे कर रहे होते हैं या PMS के एग्जाम्स, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पाकिस्तान के जो दे रहे होते हैं, जब वो अपनी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की तरफ आते हैं, यूजुअली हमसे साइकोलॉजिस्ट एक सवाल कर लेते हैं कि हम ऐसे सवालों का जवाब ऐसा कैसे दें कि सबसे बेहतरीन हमारी पर्सनालिटी नजर आए। हाँ, हम उनको टिप्स एंड ट्रिक्स बता भी देते हैं कि हाँ जी, अगर आपसे ऐसा सवाल आए, ऐसा जवाब दे देना, कमाल पर्सनालिटी आपकी नजर आएगी, और वो आपको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। होता फिर क्या है कि जब वो सर्विस में चले जाते हैं, वो सुसाइडल पर आ जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स वो लेकर खा रहे होते हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो सेकंड मोस्ट आपकी जो प्रेवलेंट प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, अराउंड द ग्लोब, वो डिप्रेशन है। आप लोग अपनी जिंदगी में वो कर रहे हो जो आपसे करवाया जा रहा है, लेकिन आप ये खुद शायद आपकी चॉइसेस नहीं है। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हम झूठ बोल के कोई पोजीशन तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें कभी खुशी नहीं रह सकते। अगर मैं आप लोगों के उस्ताद होने के साथ साथ, एक औरत होने के साथ, आप लोगों के माशरे का हिस्सा होने के साथ साथ, अगर मैं ये कह रही हूँ कि हाँ भाई, मैं इंसान हूँ, मैं भी डिप्रेशन में कभी गई थी, मैंने भी मदद ली, और आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ और अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसमें क्या गलत है? आप में से कितने लोग हैं उस फील्ड में हैं जिसमें दे रिकग्नाइज कि हमें यही ही काम करना चाहिए, बस उन्होंने वो इस फील्ड में इसलिए नहीं है क्योंकि और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी और लोगों ने मशवरा दिया इसी में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो एक इनकम का जो रेशो है वो ज़्यादा है। आप लोगों ने मूवी देखी थी 3 इडियट्स? 3 इडियट्स, अगर जिन्होंने नहीं देखी तो 3 इडियट्स में एक कॉन्सेप्ट था, 3 दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त ऐसा होता है कि जो बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता इंजीनियर, लेकिन वो इसलिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं, उसको बड़ा पढ़ाते लिखाते, AC लगाते उसके कमरे में, इतने अमीर लोग भी नहीं होते, और वो पहुँच जाता है और फाइनल ईयर में वो ड्रॉप कर देता है इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी में करना ही कभी नहीं चाहता था, और ना ही मैं कभी अच्छा, अगर मैं इंजीनियर बन भी गया तो कभी अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकूँगा, और जब मरने लगूंगा तो मैं खुश हूँगा कि एटलीस्ट वो ज़िंदगी में काम किया जो मैं करना चाहता था। तो मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि जितने भी आप लोग इस फील्ड में हैं, कितने लोग हैं जो वाकई यही करना चाहते थे? सिर्फ 2 हाथ खड़े, 3, 4, 5, बस। बाकियों के हाथ पता है क्यों नहीं खड़े? उनको खुद भी नहीं पता कि उनकी एबिलिटीज़ ऐसी क्या है, वो क्या ज़िंदगी में करना चाहते हैं, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ बम्बार्डमेंट है, जिसके बाद वो इस चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए है, क्या एबिलिटीज़ है हमारे अंदर, और क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, ख़ास तौर पे करियर से रिलेटेड, हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, कल्चर हमारा बन चुका है, हम इस चीज़ को ही सामने रख के कहते हैं कि इसकी फर्दर इसकी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। आप कभी भी किसी करियर काउंसलर के पास चले जाएं जो आपको प्रोफेशनल कोई ग्रोथ उसके मुताबिक आपको कोई मशवरा दे सके, तो वो आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो आपको कोई ऐसा मंत्र बताए, ऐसा कोई जादू बताए कि वो आपको कहे कि बेटा दिन रात पढ़कर ये किताब पढ़ लो और ये डिग्री कर लो, और उसके बाद एवेन्यूज़ ही एवेन्यूज़ है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लम्स के ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे ऐसे बाहर से पढ़ के जो हमारे पास बच्चे आते हैं, वो बेरोज़गार हैं। आपकी डिग्री, आपका इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को डिटर्मिन नहीं करता कि आपका सक्सेस रेट आगे फ्यूचर में कैसा होगा। मैं फिर कुछ ऐसे बच्चों को जानती हूँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने अपनी डिग्रियाँ ली जो बाद में बंद हो गई, ये किसी रिकग्नाइज्ड ही नहीं थी। एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने पढ़ाई वो की जो उनको समझ आती थी, जो वो करना चाहते थे, और वो अपनी ज़िंदगी में इन एनी वेज एक्सेल कर रहे हैं। मैं उनको फेसबुक पे भी देखती हूँ, मैं उनको काम करते हुए भी देखती हूँ, और बड़े प्रोफेशनली वो अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपनी सही एबिलिटीज़ को पहचाना नहीं है, उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं।
ठीक है, हम कभी कंफ्यूज होते हैं, कभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है और हमें समझ नहीं आती कि कौन सा अक्सरोकात स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में मैक्सिमम आके ज़रूर सवाल कर लेते हैं। हमें अपना करियर पाथ चेंज कर लेना चाहिए। हमें मैथ्स BBA छोड़ के मैथ्स कम्युनिकेशन में चला जाना चाहिए। हमें मैथ्स कम्युनिकेशन छोड़ के कंप्यूटर साइंसेज में चला जाना है, उसका ही दौर आ रहा है। क्योंकि हम लोगों से सुन रहे होते हैं, बेटा तुम बाहर आ जाओ। कैसे बाहर आ जाओ? क्या तरीका है बाहर आने का? मेरा ये सवाल है कि क्या सारे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंसेस करते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्या ये सारे कामयाब हैं? हमें भी पता है सब कामयाब नहीं है, सिर्फ गिने चुने चंद लोग कामयाब हैं। फिर हमारे जहन में दूसरी चीज़ आती है कि ये जो काम है ना, ये सिफारिश का काम है। ये जो है ना, सिफारिश लगती है, किसी के पास पैसे होते हैं तो भी ये चलता है। हाँ, ये बात फैक्ट है, मैं खुद ये बात मान रही हूँ क्योंकि कैमरास भी ऑन है। अक्सर औकात कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अंदर खाने किसी की कॉल आ जाए, वो हेल्पफुल हो जाती है। लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वो ज़्यादातर सस्टेनेबल नहीं होती। जैसी उस बंदे ने जिसने आपकी सिफारिश लगाई हुई होती है, जैसे वो वहाँ से निकलता है, हटता है, आपकी जॉब भी खतरे में होती है। ये बात हमें भी पता है और आपको भी पता है। कौन सी चीज़ है, देखो एक सीट पे पहुंचना मुश्किल बात नहीं होती, उस चीज़ को मेंटेन करना, उस पोजीशन को मेंटेन करना, वो बड़ी बात होती है और वो हर एक के बस की बात नहीं होती। ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है जब हम करियर काउंसलर के भी पास जाते हैं, वो आपका पहले एप्टीट्यूड चेक करता है, आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करता है। CSS जो बच्चे कर रहे होते हैं या PMS के एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पाकिस्तान के जो दे रहे होते हैं, जब वो अपनी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की तरफ आते हैं, यूजुअली हमसे साइकोलॉजिस्ट एक सवाल कर लेते हैं कि हम ऐसे सवालों का जवाब ऐसा कैसे दें कि सबसे बेहतरीन हमारी पर्सनैलिटी नज़र आए। हाँ, हम उनको टिप्स एंड ट्रिक्स बता भी देते हैं कि हाँ जी, अगर आपसे ऐसा सवाल आए, ऐसा जवाब दे देना, कमाल पर्सनालिटी आपकी नजर आएगी, और वो आपको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। होता फिर क्या है कि जब वो सर्विस में चले जाते हैं, वो सुसाइडल पर आ जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स वो लेकर खा रहे होते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो सेकेंड मोस्ट आपकी जो प्रेवलेंट प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, अराउंड द ग्लोब, वो डिप्रेशन है। अब आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैडम आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? इसका कोई स्टैटिस्टिक्स शायद हमारे पास, लोग तो अक्सर का डिप्रेशन में होने के बावजूद खुद अपने आप को नहीं बताते, तो दूसरों को बताना तो बहुत दूर की बात। तो ये बात आपको कैसे पता कि हम डिप्रेशन में है कि नहीं है? लोग तो बताते ही नहीं, हमारे घर वाले तो नहीं बताते, और अगर बता भी दें तो हम उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ही लेके जाएंगे। ये डेटा कैसे इकट्ठा होगा? आपको पता है कि हमें कौन सी प्रॉब्लम कितनी प्रेवलेंट है, ये हमें लोग नहीं बताते, बल्कि लोग जो फार्मेसी से जितनी दवाइयाँ खरीदते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा बिक रही है, और उससे पता चलता है कि कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट एक प्रॉब्लम है, और यही वजह है जिसकी वजह से हमें ये समझ आती है कि इतनी बेचैनी और लोगों के अंदर हम इतने नाखुश क्यों हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में वो कर रहे हो जो आपसे करवाया जा रहा है, लेकिन आप ये खुद शायद आपकी चॉइसेस नहीं है। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। हम झूठ बोल के कोई पोजीशन तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें कभी खुशी नहीं रह सकते। CSS में या PMS के कुछ कैंडिडेट्स ये भी सवाल करते हैं, हमें एक्सट्रोवर्ट नज़र आना है। एक्सट्रोवर्ट्स का पता होता है ना, ज़्यादा सोशल होते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेशन उनको बड़ा अच्छा आता है। अंदर खाने वो एक इंट्रोवर्ट होता है। आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, मैं आप लोगों के सामने अभी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके, मैं आप लोगों से गपशप कर रही हूँ और मैं उस वक्त से बोल रही हूँ, लेकिन मेरी सोशलाइजेशन है, मेरी कम्युनिकेशन है, मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। इंटरनली अगर आप मेरी पर्सनैलिटी मुझसे पूछें, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। आई एम प्राइमरी एन इंट्रोवर्ट पर्सन। अब इंट्रोवर्ट मैडम ये कैसी बातें कर रही है? आप तो सोशलाइज कर रही होती है, क्योंकि हमने माइंड में बनाया होता है कि इंट्रोवर्ट पता है कैसा शख्स होगा, जो अलग थलग कोने में बैठा होगा, वो पीछे कॉर्नर में बैठा होगा, वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट वो नहीं होता। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट वो होता है कि आप फ्री टाइम पे या आपको क्या करना अच्छा लगता है। सो अगर मुझसे कहें कि अगर आप जैसे आपके लेक्चर या आपके काम खत्म होंगे तो आप क्या करेंगी, मैं बाहर जाके खाना खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे दोस्तों के साथ आउटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अलग से किताब, एक चाय के कप के साथ अलग से अपने कमरे में बैठ के सिर्फ एक अच्छा दोस्त हो उससे बात करना, मुझे बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे लोगों के साथ ज़्यादा फ्री टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में इंटरेक्ट करना पसंद नहीं। ये है मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी। ये तो मेरा काम का हिस्सा है और ये मुझे करना भी चाहिए।
क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और ये तो मेरी इबादत का हिस्सा है कि मैंने नॉलेज आप लोगों तक शेयर करनी है। इससे मेरी पर्सनालिटी का कोई ताल्लुक नहीं। एंड आई लव व्हाट आई डू, आई जस्ट लव व्हाट आई डू। एक दिन मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा, मैंने कहा मैडम आप मुझे बताएं कि आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, रात को अभी आप घर आते ही नहीं, अभी आपकी आंख उस तरह लगी नहीं होती, फिर एक कॉल आ जाती है इमरजेंसी के, डिलीवरी आने वाली है और आप भागती हैं, फिर हॉस्पिटल की गाड़ी लेने आती है और ये और सबसे स्पीड आप जा रही होती हैं ये वो। फिर मैंने कहा तो बहुत मुश्किल कहानी है, रात को इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में, जो भी आपका वेदर होता है, निकल के तैयार होकर फिर हमने जैसे डॉक्टर्स ने तैयार होना होता है, फ़ौरन तैयार हुआ, ये फाउंडेशन, लिपस्टिक, बाल बनाए और कपड़े सही तैयार हुए और हम निकल जाते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल होगा। कहते हैं हाँ बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मुझे इसलिए मुश्किल नहीं लगता क्योंकि ये वो फील्ड है जो मुझे पसंद थी और मैंने खुद चूज़ की, इसलिए मैं इसको एंजॉय करती हूँ। इवन गायनी में अक्सर औकात बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे होते हैं। आई होप यू लेडीज़ कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लेकिन उनको बहुत पसंद था, उनको बहुत अच्छा लगता था। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है ना तो वो चूज़ हमेशा ज़िंदगी में करना जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें अपना एप्टीट्यूड हो, और अपने आप से कभी झूठ ना बोलना। ये बड़ा गलत हो जाएगा। हम तो आपसे झूठ बोलेंगे पक्का, एक दूसरे से आप लोग झूठ बोलेंगे, लेकिन अपने आप से तो ज़रूर सच रहना। क्या आप ये वाकई करना चाहते हो? इज़ दिस रियली यू वांट टू डू इट? और लिटरली वहीं पे खुशी है, वहीं पे कामयाबी है। शेफ़ जाकिर, सब जानते हैं उसको, जो टीवी पर आता है। क्या जानता है? खाना बनाना जानता है। देखो कितना कामयाब है। उसको अपना स्किल पता था, वो कर गया और कामयाब भी, लोग भी जानते हैं। और जो भी काम करना है ना ज़िंदगी में, मैंने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी, हम सब भी पूछते हैं, हम अपनी लाइफ में सब पूछते हैं, ये पढ़ ले, ये काम कर ले, ये वाली डिग्री कर ले, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ ले। तो मुझे किसी एक सही बंदे ने सही मशवरा दिया था। उन्होंने कहा ज़िंदगी में जो तुम्हें करना है तुम करो, जो तुम्हारा दिल करता है करो, टॉप पे करना है। खाना भी बनाना है ना, टॉप पे करना है। कपड़े भी सीने हैं ना, एवरेज तो अगर आप कंप्यूटर साइंसेस में भी करोगे, एवरेज आप डॉक्टर भी बन जाओगे, कोई रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। सो जो भी जिंदगी में करना है, इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, टॉप पे करनी है। जो भी जिंदगी में करना है, टॉप पे करना है। और यही फॉर्मूला है सक्सेस का। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है वो सोशलाइजेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर है। ये तो कुछ आप लोगों से बातें कर ली। एक और आपसे, बिफोर आई मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ द क्लास, उससे मूव करने से पहले हमें अपनी ज़िंदगी में ना कुछ वाक़ये हो रहे होते हैं और बड़े धचके वाले वाक़ये होते हैं। जैसे ना इंसान कहता है यार ये क्या हुआ है, ये कौन लोग थे, और हम उसके बारे में गॉसिप, तुम्हें पता मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हें पता है फलां बंदे ने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें पता है मेरे साथ ये। हम सबके साथ हो चुके होते हैं, बचपन से हम देखते आए हैं। हम उनसे भागना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। एग्रीड, ह्यूमन नेचर। मैं मानती हूँ कि हम, कोई भी हमारी ज़िंदगी में बुरा टाइम आया हुआ हो तो हम पूरी कोशिश जान लगा देते हैं उसके पेन को मिनिमाइज, को कम करने के लिए, उससे भागने के लिए, उसको कम करने के लिए, उससे एस्केप करने के लिए। हम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ हम नहीं करते, और यहीं पे हमारी गलती है। ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में अच्छे या बुरे वाक़ये, ख़ास तौर पे बुरे वाक़ये हमें कुछ सिखाने आते हैं, कुछ बताने आते हैं, हम वो देख ही नहीं रहे। और वहीं पर आपको पता चलता है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है। वो जो बुरे वाक़ये होते हैं ना, वो आपको बताते हैं, वो जो धचका मारते हैं ना आपको, जो उठाते हैं, शेक करते हैं, वो आपको बताते हैं एक्चुअली आप कौन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना उससे भागना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं, फ़ोन करते हैं हमारी को मदद के लिए आए ताकि हम सो जाए, कोई और हैंडल कर ले। लेकिन आपको कुदरत कुछ बताना चाहती है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे होते। कोशिश करें कि आपकी लाइफ में अगर कुछ इस तरह के वाक़ये गुजरे हों, रिवाइंड करें अपने आप को और बताएं कि वो वाक़या आपको सिखाना क्या चाह रहे थे, बताना क्या चाह रहे थे। मे बी दे वॉन्ट टू टेल समथिंग अबाउट यू। और जितनी भी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंसेस है, कम्युनिकेशन है, न्यूट्रिशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, एक्सेलेंट फील्ड्स। बस जो भी करना है टॉप पे करना, ठीक है। और यही एक राज है। अब हम आते हैं सोशलाइजेशन की तरफ। सोशलाइजेशन में उसकी तरफ हम पहले आए तो आप लोगों से एक जर्नल सवाल मैं करना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, हो सकता है आपने किसी किताब में या आपने इंटरनेट पे इस एक्टिविटी को पढ़ा, मुझे बहुत पसंद है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो शायद मे बी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन, जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि ये क्या है? और बी और 13 और
1 3 और हो गया 13, बी भी हो गया। और बताइए क्या हो सकता है? हाँ जी, बस इमेजिनेशन आप लोगों की कहाँ गई? 1 एंड W, नाइस। M, आई एंड ई भी हो सकता है। E भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और दैट्स इट, बस इमेजिनेशन यहाँ पे खत्म। ये क्या है? बस दैट्स इट। मैकडोनल्ड्स, थैंक यू, भूख लगी हुई है मुझे भी। ऑल राइट, अब बताइए क्या है? बी, फौरन आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया। बेसिकली आपने क्या किया कि आपने देखा कि उसके आगे पीछे की क्या हालात है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरह अगर मैंने आपको पहचानना है तो मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ? मैं ये देखूंगी कि किन लोगों के साथ आप दरमियान, किन के दरमियान में आप बैठते हैं, वो डिटर्मिन करता है कि आप एक्चुअल कौन है। मैं आपको फ़ौरन पहचान जाऊँगी आप कौन है, जिन लोगों के दरमियान में आप बैठते हैं। अगर तो आप उन लोगों के दरमियान ज़्यादातर बैठते हैं जो थिंकर्स हैं, आप थिंकर होंगे। अगर आप उन लोगों के साथ ज़्यादा बैठते हैं जो सिगरेट पीते हैं और मूवीज़ डिस्कस करें और गॉसिप्स करें, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर आप उन लोगों के साथ बैठते हैं जो स्कॉलरशिप्स के बारे में सोचें, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोचें, करियर के बारे में सोचें, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर आप लोग और तरह की एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं और उसके ग्रुप में आप बैठते हैं कि यार आप फड्डा हो गया, चलिए उसको हम ज़रा सबक सिखाते हैं, और आप लोगों की जो लैंग्वेज है लड़कों की, तो वो तो मैं यहाँ तक कैमरे के सामने बोल नहीं सकती, कैमरे बंद होते तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती। जो हमारे कल्चर में आप लोग जिस तरह के स्टार्ट ही एक खास लफ्ज़ से होता है आप लोगों का, ठीक है। आप कौन है वो डिटर्मिन करता है कि किन लोगों के दरमियान आप बैठते हैं, और इस पर कोई दूसरी राय नहीं। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई बात कंफ्यूज हो, किसी का कोई सवाल हो? जी, जो करना चाहते हैं वो तो हुआ है, और वही करना है जो सब कहते हैं। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 22 साल। बेटा अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी से इतने कंक्लूजन पे, इतने बड़े कंक्लूजन पे पहुंच गए। अभी तो आपने कहानी शुरू करनी है, अभी कहानी शुरू नहीं हुई तो आपने ख़त्म कर दी। यहाँ सबका फेल हुआ, सब वही कर रहे हैं। जी, यहाँ सबने मेडिकल का एग्जाम दिया, किसी का भी नहीं हुआ, सारे फेल हो गए आए। सारे फेल हो गए थे? सब फेल हो गए? चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब सारे वही कर रहे हैं जो उनसे कहा गया। अब आप लोग वो सब कर रहे हो जो आपसे कहा गया है। किसने कहा है? जो दोस्तों से सुना, जो घर वालों ने कहा, भाई किसी को कुछ और पता ही नहीं था, सिर्फ मेडिकल करना है, मेडिकल करना है। और आपको भी नहीं कुछ पता? नहीं पता। क्यों? ये मेरे को तब जुनून ही इतना होता कि डॉक्टर क्या अवेयरनेस नहीं है नहीं होती तब। बेटा? अभी मैं आपसे पूछूं ना कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की कौन सी मूवियाँ निकली हुई है, अभी आप उसकी लिस्ट मुझे बता दोगे? तो यूनिवर्सिटी में आके देखते 2 साल हो गए। दैट शोज योर प्रायोरिटी। देखो मेरा बेटा, प्लान बी तो हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि आपके पास प्लान बी क्यों नहीं था। इट्स ओके अगर मेडिकल में आपका नहीं हुआ, मेडिकल इज़ नॉट द ओनली फील्ड, ये हम सभी जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फेल होना, पास होना, ये अपने आप को कैटेगराइज मत करो। यू ट्राइड समथिंग, डिडंट हैपन। और एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में आप लोगों ने याद रखनी है, हमें ना अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसका मतलब क्या है, कुछ पता है? क्यों? वो तो ठीक है, वो तो हम सभी जानते हैं, फरिश्तों ने हमें सजदा किया हुआ है। आप लोगों को फरिश्तों ने सजदा किया हुआ है जी। अक्ल और शऊर। अक्ल और शऊर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और स्पीशी में नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। और बेटा ज़िंदगी में एक चीज़, मेरे इसके पास, आपके पास, मैं आपने जो सवाल किया है ना कि हम सारे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में हमने कोशिश की और हम रह गए और हमारा कोई प्लान भी नहीं था। प्लान भी हमारा ये था, दोस्त जो कहेंगे और जो अम्मा अब्बा कहेंगे, अम्मा अब्बा किस ज़माने के, और आपके दोस्त डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर क्या है। तो फिर बेटा मुझे सवाल मैं करूँगी,
आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर। ज़िंदगी में अगर कामयाबी का कोई राज आप जानना चाहते हैं, ज़िंदगी में अगर कामयाबी का कोई राज जानना चाहते हो मेरा बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लेना अपनी लाइफ डिसीजंस के। ये मत मुझे कहना कि अम्मा ने कहा था, तो अब्बू ने कहा था, तो भाई ने कहा था, तो फलान दोस्त ने कहा था। The moment you start taking responsibility, that's your growth lies. लोग हमेशा एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। Being a female, यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर देना, एक पोजीशन को संभालना, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि सिर्फ वो लोग कामयाब और खुश हैं। बहुत डाउनफॉल्स आते हैं, मेरी लाइफ में बहुत डाउनफॉल्स आए बेटा, बहुत सारी रिजेक्शंस आई, लेकिन किया वही जो मुझे करना था। एंड इट्स ओके। इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं बेटा? इंदिरा गांधी के बारे में प्राइम मिनिस्टर थी, कहाँ की? इंडिया की। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन ऑन दिस गॉड्स अर्थ। उनसे एक सवाल किया गया, मैं ये बात नहीं करी कि औरत मर्द, मैं इसकी बात ही नहीं करी, सवाल उनसे किया गया आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि लोग बोलते थे मेरे साथ बैठ के मुझे मशवरा देने के लिए, बात करने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए, तो मुझे ना सिर्फ उनकी आवाज़ें नहीं आती थी, मुझे उनके होंठ हिलते हुए नजर आते थे, करती मैं वही थी जो मुझे करना होता था। अगर आपके पास इतनी दुनिया ओपन होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, अगर आपको ये समझ नहीं आई कि आपका प्लान बी क्या है, पता नहीं आप मेडिकल करना भी चाहते, वो भी आपने मेरे ख्याल से दूसरों के कहने पर ही कि लोग कह रहे हैं कि सबसे अच्छी फील्ड है तो वही किया। यू नीड टू रिकग्नाइज व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, मेडिकल का एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मैं ये नहीं कहती कि बुरा है, मिल जाए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने हर तरह से हर कैपेसिटी में लोगों को सर्व करते हुए देखा है। हमारे नबी पाक को कौन सा प्रोफेशन सबसे ज़्यादा पसंद था वैसे? टीचिंग। गुलामों को आज़ाद कर देते थे इस बेस के ऊपर कि पढ़ा दो, आज़ाद। अच्छा जी, पर सोशलाइजेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमें यह बात अब तक थोड़ी बहुत समझ आ चुकी कि जिनके दरमियान में हम बैठते हैं वही हमें डिफ़ाइन करते हैं। हम अक्सर औकात, हम जब अब आप लोगों के ज़माने तो डिफरेंट है, अब आप लोगों के ज़माने में आपको जानना चाहूँगी तो मैं आप लोगों की शायद आप लोगों की सर्च हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा कि आपकी क्या तबीयत है। हमारे वक्तों में हमारे दोस्तों के बारे में पूछा जाता था कि हमारे दोस्त कौन है, तो हमारे शादियों से पहले वो जो नहीं उधर शादी कराने के लिए आते थे, तो हमारे बारे में हमसे हमारे दोस्तों के बारे में पूछा जाता था कि हमारी कंपनी क्या है, इसके दोस्त कैसे हैं, और फिर उसके बाद लड़के वाले या लड़की वाले डिसाइड करते थे कि हमने यहाँ पे रिश्ता करना है कि नहीं। ये बात तो हमें समझ आ गई। तो यहाँ तक अब हम ये समझ चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है सोशलाइजेशन का हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। आप अगर, मैंने अपने बहुत ऐसी जगहों पे देखा कि जो लोग बैठ के सिर्फ गॉसिप्स कर रहे होते हैं वो उधर के उधर ही रह गए, और जो लोग इस लोगों को डिस्कस करके अपने करियर के बारे में सोचते हैं, ट्रस्ट मी 6 महीने साल वो बाहर निकल जाते हैं, और वो किसी ना किसी, मतलब बाहर का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से बाहर, वो अपने एक जो एरिया ऑफ, वो जो एक केबन में बैठ के जो काम करना होता है उससे वो बाहर निकल जाते हैं और वो अब दुनिया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि हमने करना क्या है। अब तो ऑनलाइन इतनी ज़िंदगी मौजूद है, मुझे ऐसे लगता है ये तो बात हमारे कानों से 100 दफ़ा गुजरी होगी कि मेडिकल करके आपकी जो स्टार्टिंग तनख्वाह होगी 60,000 होगी, और ये हम कान हमारे पक गए सुन सुन के कि फ़लाँ ने पता नहीं इस तरह की डिग्री ली और उसकी पहली जॉब जो थी वो 1.5 या पौने 2 लाख रुपए की थी। ये तो सुन सुन के हम थक चुके हैं। एनीवेज, सो सोशलाइजेशन का प्रोसेस हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सोशलाइजेशन है क्या। सोशलाइजेशन इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा, हमें ना एक और चीज़ भी होती है सोशलाइजेशन में कि वी नीड एवरीवन, हम चाहते हैं कि सब हमारे दोस्त हो, हमें सबका अप्रूवल चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में जितने भी कामयाब लोग हैं, आप लोगों को कोई आइडियल है, समबडी दैट यू आइडियलाइज कि ये मेरा सबसे पसंदीदा शख्स है, क्या पर्सनैलिटी है? कभी अपनी ज़िंदगी में उन लोगों से अगर आप मुलाकात कर सको जो आप लोगों के बड़े पसंदीदा हैं, अगर आप उनसे पूछो कि आपके दोस्त वगैरह हैं, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, अव्वल तो वो आपसे ज़्यादातर यही बताएंगे कि उनका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं, एक्वेंटेंसेस बहुत ज़्यादा है। मैं एक खातून को बहुत पसंद करती थी, आई यूज टू आइडलाइज कि यार क्या औरत है, कितना ग्रेसफुली उसने अपने आप को संभाला हुआ है, फैमिली को किस तरह अच्छी तरह देखा है, अ गुड थॉरो प्रोफेशनल, अ गुड एथिकली अगर हम उसको देखें, शी वॉज अ वेरी गुड। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आपकी कितनी बेस्ट फ्रेंड्स है? कहती एक भी नहीं।
मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करती। हाँ, जानने में बहुत सारे लोग हैं और कभी अगर जिंदगी में बैठ के कोई बात करनी पड़े, आई चूज माई फ्रेंड्स। मैं अपनी एनर्जी और वक्त किसको देती हूँ ये मैं डिसाइड करती हूँ। अच्छा, हम ज्यादातर ने इस चीज में लग जाते हैं उसको बुरा ना लगे। समटाइम्स यू नीड टू बी सेल्फिश। और ये आप लोगों की जिंदगी के ना बड़े इंपॉर्टेंट दिन है जो आप लोग जिंदगी में शुरू कर रहे हैं। जस्ट डिसाइड, और जो भी जिंदगी में करना है सबसे टॉप पे करना है। और मुझे नहीं लगता कि आपके दोस्त या आपकी फैमिली या आपके टीचर्स किसी हद तक, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, उनका एक अपना विजन होता है, वो लोगों से मिल चुके होते हैं, तो वो आपको बताएं कि आपको करना क्या और क्या नहीं करना। जिंदगी में वो करना है जिसके लिए आप बने हैं। कैसे पता चलेगा? आपके ज़िंदगी में जो वाक़यात हुए उनसे कुछ सीखें, वो आपको बहुत कुछ बता देते हैं कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं क्या है और क्या नहीं है। आप लोगों के साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर कर लेती हूँ, शायद आप लोगों को समझ आए। हो सकता है दैट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस अ लिटिल वन। आज से कोई 18 साल पहले मैं डिप्रेशन में चली गई थी। आई वेंट इनटू सेवियर डिप्रेशन। सेवियर डिप्रेशन में, अगर आप लोगों को पता नहीं, फीमेल्स को ज़्यादा पता होगा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन उसको हम कहते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है कि राइट आफ्टर यू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, वो आपके हार्मोन्स फीमेल्स के कोलैप्स करते हैं और वो एकदम, क्योंकि उनकी बॉडी शिफ्ट करती है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जिसको हम बेबी ब्लूज के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, आप में से कोई होगा। सो वो जो डिप्रेशन का पीरियड था वो मेरे ऊपर बहुत बुरा था, और वो हार्मोनल था, बायोलॉजिकल था, लेकिन उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। खैर, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे जुड़वा बच्चे थे, मुझे ठीक भी होना था। मैं डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर ने कहा जी यू नीड टू सी सम साइकोलॉजिस्ट और सम साइकेट्रिस्ट। मैं गई, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा सब्र करें, आपकी ना बॉडी शिफ्ट कर रही है, सो इट्स ऑल राइट टू फील इन अ सर्टन वे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप ठीक फील करें। वही हुआ। मैं जैसे जैसे वो कोई महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैं ठीक हो गई। लेकिन उस प्रोसेस में जो तकलीफ से मैं गुजरी, उसने मुझे सिखा दिया व्हाट आई एम गुड एट। मेरी लाइफ की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पे मेरे सामने आई, जहाँ पे मुझे अपनी ज़िंदगी को दोबारा अपना करियर, बच्चे जैसे स्कूल गए, मुझे याद आया कि मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या गुजरा था जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया था और मैं ठीक हो गई थी। इसका मतलब है कि अगर मैं उस दर से गुजरी हूँ, सो मे बी आई एम द बेस्ट पर्सन to help others since I have gone through that process too. I chose this process और फिर मुझे पता चला कि this is one of the best जो मुझे समझ आती है। मेरे साथ आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही कि मैं कोई अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, इस पर कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बात जो समझाना चाह रही हूँ वो शायद आप लोगों को समझ आ जाए। मैं अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट थी। गोल्ड मेडलिस्ट तो खैर ठीक है, सभी टॉप कर लेते हैं। टॉप मैंने ऐसे किया कि आई वाज आल्सो द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वैलेडिक्टोरियन, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट में से भी जो आपके पूरी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको भी मैंने टॉप किया। उसकी वजह ये नहीं थी, ये वजह थी कि इंटेलिजेंस की वजह नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि आई वॉन्टेड टू डू दिस। ये बात फिर मुझे समझ आती थी, मुझे ये सब्जेक्ट समझ आता था क्योंकि मैं उससे गो थ्रू की गई थी। जहां पे लोगों को रट्टा लगाना पड़ता था कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, मैं तो उस प्रोसेस से गुजरी थी। मैंने तो अपने बैड एक्सपीरियंस से सीखा था, तो मेरे लिए पेजेस भरना कोई मुश्किल ही नहीं था, मेरा उसके ऊपर वाइवा देना। मैं तो एक एलिमेंट की बारे में बात कर रही हूँ। सो मैंने क्या किया, और आई मे बी द बेस्ट पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड। जब मेरे सामने कोई आता है मुझे डिप्रेशन, मुझे समझ आती है इसकी फीलिंग्स क्या है, मुझे ये भी समझ आती है इसकी सुबह फीलिंग्स क्या होंगी, मुझे ये भी समझ आती है इसके अच्छा इसको बॉडी सिम्टम्स के क्या होते होंगे, मुझे ये भी समझ आती है इस फेज़ में, एक्टिव फेज़ में, ये अभी लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने बारे में इसका क्या ख्याल आते होंगे। जब हम सपने ही इर्द गिर्द के और अपने एक्सपीरियंस जब सीखते हैं, वी आर द बेस्ट पीपल टू एक्सरसाइज दैट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी वाक़ये होते हैं वो कोई नेचुरली नहीं हो रहे होते, उनका एक मकसद होता है, वो आपने सीखना होता है। एनीवेज, ये मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर की थी। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स थे जो फेल हो जाते थे मेरे सब्जेक्ट में, और मैं शादीशुदा अपनी 4 साल की ज़िंदगी के बाद दोबारा अपना करियर शुरू करके मास्टर्स प्रोग्राम कर रही हूँ, और मेरे साथ के जो बच्चे अक्सर वक़्त फेल हो जाते, या बी ग्रेड आ जाता उनका, और वो मुझसे पूछते हैं कैसे किया तुमने, कैसे समझ। मेरा इंटरेस्ट डेवलप था, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू। और किसी ने मुझे क्या मशवरा दे दिया था, क्योंकि जब मैंने अपना मास्टर्स प्रोग्राम शुरू करना था, बच्चे स्कूल गोइंग हुए, तो मैंने कहा अच्छा मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स भी था, मेरे पास साइकोलॉजी भी थी, मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट्स है, किस में स्पेशलाइजेशन। उन्होंने कहा जो मर्जी पकड़ना है, जो भी करना है, टॉप पे करना है, खाना भी बनाना है, टॉप पे करना है, कपड़े भी सीने मारिया बी की तरह, टॉप पे करना है। हार्वर्ड से पढ़कर आ गए, नौकरियां नहीं मिलती, एवरेज।
ऐसा ही है? ऑलराइट, सोशलाइजेशन की तरफ आते हैं। सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। वैसे तो मैं आप लोगों को इसका क्रस्ट बता चुकी हूँ, थोड़ा सा अब साइंटिफिक वे में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों के सिर्फ 15 मिनट मुझे चाहिए होंगे। इस तरह हम कुछ गपशप करते हुए, बातें शातें करते हुए इस टॉपिक को गुजारेंगे, और मकसद सिर्फ यही है कि हम जिस तरह मिलते हैं, बात करते हैं, ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस डेवलप कैसे होता है, और ये हमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किस तरह में इम्पैक्ट कर रहा होता है। बहुत सारी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं साइकोलॉजी में। आप लोगों के साथ एक साइंटिफिक एविडेंस शो करूंगी कि किस तरह चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है, ये नेक्स्ट डायग्राम में आप लोगों को बताऊंगी। ऑफ सोशल लर्निंग थ्रू एसिमुलेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमें ये पता है कि सोशलाइजेशन के बारे में जो हमारी राय है, आप लोग याद रखिएगा, ये जो आप बैठे हुए ना इधर, ये जो आप लोगों के सोचने का तरीका है, बात करने का तरीका है, ये आप लोगों का नहीं है। आप इसके साथ पैदा नहीं हुए थे, ये आप है ही नहीं। आप जैसे सोचते हैं, बात करते हैं, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, ये आपको आपके कल्चर ने, आपके माँ बाप ने, आपके मजहब ने दिए। अब एक आप जैसा ही शख्स जो अभी अमेरिका, यूरोप या किसी और जगह पे जिसकी और कल्चर में पल बढ़ा है, जहां पे रिलीजन कॉन्सेप्ट्स कुछ है, प्रैक्टिसेस कुछ है, उसका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, चीजों को लेने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैडम यहां पे मैं सिर्फ इतनी बात करती हूँ कि आप में से हम जो फीमेल्स दुपट्टा या हमने ये लिया हुआ है, हमारे कॉन्सेप्ट है, हमारे माइंड में एक बात है, उन फीमेल्स की कुछ और होगी। सर आप लोग में से जो आप लोगों की जिंदगी गुजारने का एक कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के बारे में, जो आप लोगों का है, आपका आपके मुताबिक ठीक है, उनका उनके मुताबिक ठीक है। सो ये तो हम पहले मान लेते हैं कि जो आपके सोचने का तरीका है, इट्स बेस्ड ऑन द कल्चर, द सोशलाइजेशन जिसके दरमियान में आप लोग पले बढ़े। सो एक बात हमारी हो गई, इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हम एक दूसरे से कर रहे होते हैं, ये उसके बेसिस पे है, in which an individual interacts with its environment on the basis of which individual develops social and personal influences उसके हो रहे होते हैं। वो अपनी पर्सनल और सोशल जो उसकी राय होती है वो डेवलप होती है जब वो इंटरैक्ट करता है, और स्पेशली उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। आज के लेक्चर से अगर आप कुछ मेरे साथ लेके जाना चाहे इस कमरे से, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आगे फ्यूचर में भी, अभी आप लोगों की जिंदगी प्रैक्टिकल अब ये शुरू हो रही है, हो चुकी है, सुन लीजिएगा, बहुत वाकये आएंगे आप लोगों के लाइफ में जो थोड़ा सा ना आपको अनप्लेजेंट फीलिंग देंगे, अनप्लेजेंट फीलिंग देंगे। और याद रखिएगा, वो जो अनप्लेजेंट फीलिंग वाले जो वाकये है ना, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो आपको उठाना चाहते हैं, वो आपको दर्द कर रहे हैं कि उठो, देखो, मुझे पहचानो और अपने आप को पहचानो। बेसिकली 9/11 का एक वाकया, अगर आप लोगों ने 9/11 की मूवीज देखी, किसी ने 9/11 पे जो मूवीज बनी थी, किसी ने देखी? नहीं। 9/11 की एक मूवी पर 9/11 का वाकया पता है? ट्विन टावर्स का अमेरिका में जो दो जो जहाज आके हिट किए थे और गिर गए, उस पर एक मूवी बनी। उन्होंने मूवी पर ऑब्वियसली सारी चीजें उस दोबारा रीएनैक्ट हुई। उन्हें दिखाया कि भाई वो जो दो जो है फायर फाइटर्स होते हैं, वो बिल्डिंग में जाते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करवाते हैं, बिल्डिंग से निकालते हैं, तो बिल्डिंग कोलैप्स हो रही होती है, तो वो दोनों भी फंस जाते हैं। वो दोनों फंस जाते हैं, तो एक दोस्त यहाँ मलबे तरे नीचे दबा होता है, एक दोस्त वो दूसरे जगह पर मलबे तरे, लेकिन उनको एक दूसरे की आवाज आ रही होती है। सो एक दोस्त जो है ना दूसरे को कह रहा होता है, यार मेरे इस टांग में बहुत दर्द हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सरिया मेरे टांग में से निकल गया है, हड्डी टूट गई, ये है वो। चीख रहा होता है, रो रहा होता है, और कहता है कि यार तुम जरा करीब हो तो दोस्तों जरा देखो कि हमारे साथी हमें रेस्क्यू करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो चुप करके उसकी बात सुन रहा होता है, और वो कहता है तुम ठीक हो? मुझसे पूछता है कि तुम ठीक हो? कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहते मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। तो वो उसको पता क्या कहता है? कहता मुझे खुशी है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। वो बड़ा परेशान होता है कि क्या दर्द हो रहा है, ये खुश हो रहा है? कहता है लेकिन क्यों, मुझे दर्द नहीं हो रहा। उसको समझ आ चुकी थी उसकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। सो समटाइम्स पेन इज योर फ्रेंड। इसको अवॉइड नहीं करना, सप्रेस नहीं करना, भागना नहीं, उसको देखना वो आपको बताना क्या चाह रहा है। पेन इज योर फ्रेंड। वो कहता है मैं खुश हूं कि तुम्हें दर्द हो रही है, मुझे दर्द ही नहीं हो रही। आप लोग अंडरस्टैंड करें मैं कहां से आ रही हूं? पेन इज योर फ्रेंड। एक्चुअली वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि आप जिंदा हैं, करना है, कुछ सीखना है और आगे चलना है। एनीवेज, socialization, active process whereby human beings learn how to become a member of society,
ये सोशलाइजेशन ही है। हमारे माँ बाप, हमारा मजहब हमें बताता है कि आपने एक अच्छा, एक बेहतर इंसान अपनी सोसाइटी का कैसे पार्ट होना है। डेवलप अ सेल्फ और सेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड आइडेंटिटी, लर्न टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स। द कंटेंट ऑफ सोशलाइजेशन हैज अ साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, द मैच्योरिंग ऑफ अ यंग। ऑब्वियसली आप कैसे मैच्योर करते हैं? सोशलाइजेशन के थ्रू ही होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन के थ्रू ही होते हैं। आप लोगों को देखते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, दैट डिफाइंड योर साइकोलॉजिकल मेकअप। सेकेंड इज ऑब्वियसली कल्चरल है, आप इंटरलाइज कर रहे होते हैं सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज को। ईद पे कैसे मिलना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, बात कितनी करनी है। वेस्ट में डिफरेंट उनके तरीके हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ पर हम जो यहाँ पे वो आपके जो मूवी है, कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज हैं जिसमें वो बड़ा कॉन्सेप्ट दिखा रहे होते हैं कि रिलीजन किस तरह डिफरेंट कलर्स पे डिफरेंशिएट करा होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हमारे मुल्क में कोई औरत बेवा होती है तो वाइट पहनती है, वेस्टर्न में शादी पे वो औरतें जो है वाइट पहनती है। इट्स कल्चर डिफरेंसेस। सो कल्चर वैल्यूज जो आप इंटरनलाइज कर रहे होते हैं, एक्सटर्नलाइज कर रहे होते हैं, वो आपको डिफाइन कर रही होती है। सोशियोलॉजी सोशल रोल प्लेइंग है, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बाहर के ममालिक में भी अगर जो हस्बैंड्स हैं बर्तन धो रहे हैं, अब बच्चे को संभाल रहे हैं, तो इस चीज़ को अप्रोप्रिएट बिहेवियर समझा जाता है। हमारे मुल्क में अगर मर्द जो है बच्चे को उठाता है या उसको उसको कंफर्ट करने की कोशिश, या घर के कोई काम करता है, या 4 बर्तन धो देता है, या झाड़ू लगा देता है, तो आपको पता है ना कि लोग क्या कहते हैं उसको? अच्छा, फौरन बोले हैं सर ये प्लीज़ रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इससे कोई ना बहुत ही कोई ठीक है, ऑल राइट। सोशलाइजेशन की कौन कौन से एजेंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि ये हमारी सोशल कम्युनिकेशन है? लो, सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया, किसके 1000 से ऊपर फ्रेंड्स है सोशल मीडिया पर? 1000 से ऊपर है? नहीं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स फेक आई, हाय अल्लाह। वो एक डेटा आया था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फीमेल प्रोफाइल्स है। मतलब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की अगर मैं एक एग्जाम्पल 10,000 फीमेल्स हैं तो 20,000 प्रोफाइल्स है फीमेल की। कि डेटा में तो हमारे औरतों की तादाद इतनी है, प्रोफाइल इससे डबल कैसे हो गए? वो थैंक यू आप लोगों का। अच्छा जी, फैमिली, मीडिया, पीयर्स, रिलीजन, स्पोर्ट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं जो हमारी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है जो टेलीफोन है हमारी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को डिफाइन करता है। मेरा सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों के फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं, कितने लोग हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि सिग्निफिकेंट आपका सोशल सपोर्ट कैसा है। अच्छा, सोशल सपोर्ट हम किसको कहते हैं? सोशल सपोर्ट हम उस चीज़ को कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपका अभी आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपका एक दोस्त आके, आपका एक मुलाजिम आके, आपका एक बहन भाई आके, आपके माँ बाप आके, आपका कोई भी आपका बच्चा आके आपके साथ खड़ा बैठ जाता है और कहता है फिक्र नहीं करनी, पैसे हो चुके, उठ जा एक दफ़ा। वो एक शख्स हमें चाहिए होता है। क्या आपकी ज़िंदगी में वो एक शख्स है कि नहीं, ये एक सवाल है। और अगर नहीं है, काम करे, वो आ जाएगा। वो मुलाजिम भी हो सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, फिक्र नहीं करनी, पैसे हो चुके, तू उठ जा सिर्फ। वो होता है एक्चुअल सपोर्ट। पूछने वाले, गेट वेल सून करने वाले तो बहुत सारे हैं। सोशलाइजेशन, अच्छा जी, एजेंट्स इसके बहुत हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन शेप्स ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही हमें बताती है सोशलाइजेशन ही हमें बताती है क्या अप्रोप्रिएट है, क्या इनअप्रोप्रिएट है। अब मैं इसकी एग्जांपल एक और दे सकती हूँ। अगर अभी आप में से कोई बाहर जाकर लंच ब्रेक पे, टी ब्रेक पे बाहर जाए, मिट्टी उठा के खाए, तो लोग आपको ना इस तरह देख रहे होंगे, बल्कि आपकी वीडियो बना के, यार ये देखो क्या पागल हरकत कर रहा है। ऐसा ही है, मिट्टी उठा के खा रहा है। ऐसा ही है, आप अफ्रीका के एक ट्राइब अगर आप देख लें, वो मिट्टी उठा के खाते हैं क्योंकि उनको अपने वतन से इतनी मोहब्बत होती है। इट्स एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उनकी ज़िंदगी में अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, लेकिन हमारे लाइफ में, हमारे कल्चर में इट्स एन इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसी तरह चाइनीज़ कल्चर या बहुत सारे और ऐसे कल्चर्स में कुछ ऐसी वो चीज़ें खा रहे हैं जब हम इस तरह सोचते हैं कि यार ये क्या खा रहे हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट है, हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट है। सो व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट डिपेंड्स ऑन द कल्चर एंड द सोशलाइजेशन प्रोसेस।
ये बात हम समझ गए। हो सकता है वो हमें देख के कहते हो यार ये किस तरह के लोग हैं, जानवरों को काट के खा जाते हैं। हो सकता है हमारे बारे में ऐसे सोचते हो, यार ये किस तरह की कौम है, ये क्या कर रहे हैं, और हम उनको देख रहे थे यार ये क्या कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े और सांप को खा रहे हैं। गेट इट? सो वहां पर अच्छा ये किस तरह की कौम है कि जो अपने बच्चों को जो है बच्चियों को 18 साल के बाद कहते थे जो मर्जी दिल करता है। वो हमें कहते होंगे कि यार ये क्या है। एक दफ़ा हमारे कोई गेस्ट आए, हमें आज भी याद है, हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड। वो बाहर से आए तो उस वक्त उस ज़माने में क्या होता था, 1 घंटा लाइट आती थी, 1 घंटा लाइट जाती थी, 1 घंटा लाइट आती थी, 1 घंटा, और हम उसके मुताबिक ज़िंदगी जीना सीख भी गए थे। 1 घंटा जब लाइट आएगी उसे रोटियाँ बनाएंगे, पका के रख लेंगे। 1 घंटा जब लाइट आएगी तो उससे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कर लेंगे काम। 1 घंटा जब लाइट आएगी तो कपड़े बिस्तरी कर लेंगे। तो 1 घंटा, वो लिटरली क्लॉक ऐसे था, 1 घंटा लाइट, 1 घंटा लाइट, 1 घंटा लाइट, 1 घंटा लाइट, नहीं सारा। तो वो आके ना कहते हैं आप लोग एडजस्ट भी कर गए, एडजस्ट भी कर गए, हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, उसके लिए ना कहते हैं ये क्या हो रहा है। सो ये बात तो हम कंफर्म कर लेते हैं आज कि हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट है और क्या अप्रोप्रिएट नहीं है। ये हमारे कल्चर और सोशलाइजेशन के प्रोसेस ने हमें सिखाया है। यहां तक क्लियर? ओके। सो इम्पैक्ट ऑफ ईच एजेंट जितने भी हैं, अब ये जैसे जो हमारा इम्पैक्ट है रिलीजन का, पीयर्स का, दोस्तों का, मीडिया का, फैमिली का, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल स्टेज ऑफ लाइफ, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंसेस क्या है। अभी आप लोग उस स्टेज पर हो जहाँ पे आपके लिए सोशल मीडिया और आपके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली इतनी शायद इंपॉर्टेंट ना हो। 5 साल के बाद जब अपनी फैमिली आप बनाएंगे, शादी की तरफ जाएंगे, सबसे ज्यादा कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं, फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर जब आप एक और लाइफ स्टेज पे जाएंगे आफ्टर 40, रिलीजन है, यार दोस्त क्या कह रहा है अभी नहीं सोचना, बॉस क्या कह रहा है अभी नहीं सोचना, कल मुझे अपने नमाज के ऊपर जाना है। आपकी लाइफ स्टेज बताती है कि कौन सी सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है सबसे ज्यादा हो सकता है आपको इम्पैक्ट। शायद अभी आप लोगों को रिलीजन इतना ना कर रहा, जिंदगी आगे पड़ी हुई, अल्लाह माफ करेगा, ये सोचे। जब आप 40 को क्रॉस करते ना, नहीं जिंदगी आ गई, खत्म, अल्लाह पूछेगा ठीक है, अब तो माफी का टाइम भी कम रह गया। सो आपकी सोशलाइजेशन का जो एजेंट आप पे काम कर रहा है वो डिपेंड करता है कि कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज पर्सनालिटी की या लाइफ की, आप कौन सी लाइफ स्टेज के ऊपर है। फिर हमारे पास 2 तरह की सोशलाइजेशन होती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी चाइल्डहुड सोशलाइजेशन और सेकेंडरी एडल्ट सोशलाइजेशन। इसको तो मैं इसलिए छोड़ देती हूँ कि सेकेंडरी एडल्ट सोशलाइजेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि ये चीज डिफाइन करती है आज या आपके आने वाला कल कैसा होगा। पहला वाला यानी कि आपकी जो सोशलाइजेशन है, प्राइमरी चाइल्डहुड सोशलाइजेशन, वो डिटरमिन करेगी कि आपकी एडल्ट लाइफ कैसी गुजरेगी। वही वाली बात, आप किन लोगों में उठते बैठते हो वो डिटरमिन करेगा आपका फ्यूचर। बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ बैठोगे, देखना आप बिजनेसमैन नहीं बनोगे। वो माँ बाप क्या कहते थे, बेटा उससे दोस्ती नहीं रखनी, नालायक है, सही कहते थे, मैं मानती हूँ इस बात को। प्राइमरी सोशलाइजेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज। प्राइमरी सोशलाइजेशन is the most significant stage because it shapes the identities, outlooks and resources of the secondary। वही वाली बात कि जो आपकी प्राइमरी है वो सबसे ज़्यादा significant stage है क्योंकि वो डिटरमिन करती है कि आपकी secondary socialization कैसी होगी। Significant others are in charge of the primary socialization। Significant others जो है वो आपकी इस process को define कर रहे होते हैं। वो significant others कौन होते हैं? आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके कारी साहब, आपकी कम्युनिटी, उन कम्युनिटी में जो आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है वो लोग डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आपके बिल्कुल सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके बहन भाई, वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ कि जिसका भाई, उसका जो छोटा भाई है वो स्पेशल चाइल्ड है। मैं उस बच्ची को देखती हूँ कि वो 10 साल में इतनी मैच्योर हो चुकी है कि शायद वो एक 20 साल का बच्चा भी इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होता जितना वो 10 साल की बच्ची मैच्योर हो चुकी है। कि वो अपने भाई को देखती है कि उस माँ बाप कैसे उसको टेक केयर करते हैं और उसका भाई जो है स्कूल नहीं जा सकता और उससे सिर्फ 2 साल छोटा है और वो वॉशरूम भी नहीं जा सकता। तो सोचो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी एज़ कम्पेयर टू वही 10 साल की बच्ची जिसके घर के जो सिबलिंग्स हैं या सब ठीक है, पर्सनालिटी में डिफरेंस हो जाता है। फिर एक ऐसे बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होगी जिसके घर में हर वक्त झगड़ा चल रहा है, और फिर उसी एज के उस बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होगी जिसके घर में सब कुछ ठीक ठाक है। एक बच्चे की कैसी पर्सनालिटी होगी कि उसमें से अगर उसकी माँ या बाप शराब पी रहा है, और एक बच्चे की ऐसी कैसी पर्सनालिटी होगी उसी एज के बच्चे की जिसके माँ बाप ऐसी कोई हरकत नहीं करे, डिफरेंट होगा। सो वो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि ये जो आपकी प्राइमरी चाइल्डहुड सोशलाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कौन डिफाइन करता है? आपके सिग्निफिकेंट अदर्स। वो सिग्निफिकेंट अदर्स कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपके कारी साहब, आपके टीचर्स, जिनका डायरेक्ट आपके साथ एक रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट आपके साथ इन्फ्लुएंस में होता है, डायरेक्ट आपके साथ कम्युनिकेशन में होते हैं और डायरेक्ट आपकी उन तक पहुंच होती है।
वो डिफाइन कर रहे होते हैं, और वो आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। वो हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस 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 एक्सपीरियंस, वो डिफाइन करते हैं कि आप कौन है, वो ये है। द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, ग्रुप रिलेशनशिप्स, टेलीविजन, ये अलग एक और चीज़ें हैं, लेकिन प्राइमरी आपके घर का माहौल, आपके रिलेशनशिप, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स और आपके कारी साथी हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी की तरफ। ये डिफाइन करता है एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस को। वैसे तो खैर बहुत कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ फॉर दिस लेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंटली वो ये कहता है, इकोलॉजिकल मॉडल ये कहता है कि आपके ना कुछ सिस्टम्स हैं। आपका माइक्रो सिस्टम है, फिर आपका एक मीजो सिस्टम है, फिर आपका एक्सो सिस्टम है, फिर आपका मैक्रो सिस्टम है, और ये आपका फिर एक और क्रोनो सिस्टम है। ये कैसे इंपैक्ट कर रहे होते हैं आपको डिफाइन करने की आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। कह रहे तो वो ये बताते हैं, ये वो सिस्टम्स हैं, ये वो सर्कल्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपकी सोशलाइजेशन या आपकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है। सो पहले आपके माइक्रो सिस्टम में वो लोग आ जाते हैं, स्कूल आ गए, दोस्त आ गए, नेबरहुड आ गए, डे केयर फैसिलिटी आ गई, ये वो फला, ये वो सारे लोग हैं, माँ बाप आ गए, बहन भाई आ गए, और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बच्चों को। इसको आपको माइक्रो सिस्टम कहते हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा, पेरेंट्स मौजूद हैं, पेरेंट्स केयरिंग हैं, पेरेंट्स निगलेक्टफुल नहीं है, पेरेंट्स के दरमियान में भी वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये इम्पैक्ट कर रही होती है बच्चे को। दोस्त कैसे हैं, कम्युनिटी कैसी है। अब देखो कुछ अगर हम कम्युनिटी ऐसी भी हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, गाज़ा में क्या हो रहा है। अब जो बच्चा, एक छोटा बच्चा 2 साल का या 3 साल का है, वो अपने इर्द गिर्द देख रहा है सब हर जगह मर रहे हैं, दोस्त गायब हैं, जिनके साथ वो खेल रहा था कुछ भी नहीं, प्लेग्राउंड में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, कोई नेबरहुड ही नहीं है। उस बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होगी। हम अगर अपने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बात करें जो हर वक्त हमें डर लगा होता है कि बाहर नहीं निकलना, ठीक है, सो आपकी ये इम्पैक्ट कर रहा होता है। कुछ ऐसे घर हैं हम सभी जानते हैं, मैं आप लोगों की नज़रों से मैं नहीं पहचान सकती, लेकिन इतना ज़्यादा आइडिया है कि आपको भी पता है कि आपके घर के माहौल कैसे हैं। माँ बाप की नहीं बनती, अगर माँ बाप की बनती है तो घर वाले कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कितने लोगों का इंटरफेरेंस है, घर में अच्छा भला माहौल होने के बावजूद ख़राब हो जाता है। ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, फिर मीज़ो सिस्टम क्या है? ये तो खाली पड़ा हुआ है। मीज़ो सिस्टम वो सिस्टम होता है, बच्चे का ग्रेड अच्छा नहीं आया, माँ जो है ने टीचर को कहा आपने सही नहीं पढ़ाया, टीचर ने कहा आपने होमवर्क नहीं कराया, फिर जो टीचर है, जो मदर है या बाप है, वो प्रिंसिपल के पास जाता है, मेरा बच्चा जो है वो ड्रग्स में क्यों निकल गया है, आपने अपने स्कूल में क्यों नहीं पॉलिसी मेकिंग की। वो जो दूसरा वाला है, जो प्रिंसिपल है, वो लॉ इन्फोर्समेंट को कहता है ड्रग्स क्यों मौजूद है, आपने उन लोगों को नहीं पकड़ा। अब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो जो इंटरेक्शन है ना, जो माँ बाप है टीचर स्कूल को ब्लेम कर रहे, स्कूल जो है वो टीचर को, ये भी आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है आपको। ये भी एक उनका आपस का जो सोशलाइजेशन का तरीका है वो भी आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है। मैंने बहुत सारे खानदानों में ऐसे देखा है, बेटा पुप्पो के बच्चों का फोन नहीं आना, फलां रिश्तेदार के बच्चों का फोन नहीं, आपने बात नहीं करनी। भाई बड़ों का झगड़ा है, बड़ों पे रहने दो, आपने उसका पार्ट नहीं बनना, लेकिन उनके आपस का जो इंटरेक्शन है वो इफेक्ट कर रहा होता है आपको। ये बड़े मिस्टेक कर जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं हमारे बच्चों को इफेक्ट नहीं कर रहा, बच्चे को 100% इफेक्ट कर रहा होता है। उनकी बॉन्डिंग उनके कजन्स के साथ नहीं डेवलप होती, और यही चाहते हैं, और ये कोई हेल्दी चीज नहीं है। भाई बड़ों ने जो झगड़े किया हमें क्यों दे रहे हो, वो तोहफे में हमें वो नहीं चाहिए, हमें तोहफे में रिलेशनशिप्स चाहिए। ठीक हो गया। सो आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपका मीजो सिस्टम है। फिर एक्सो सिस्टम क्या है? एक्सो सिस्टम में वो चीजें आती है कि फॉर एग्जाम्पल माँ बाप कितने थके हुए घर आ रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं कि माँ बाप आएंगे। जी माँ बाप तो दोनों थके हुए। हमारा अब तो 24/7 कल्चर हो चुका है। मेरे ख्याल से हमारी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी हमारे माँ बाप की कि वो सुबह जाते थे और दोपहर के 2 बजे आते थे, 3 बजे तक खाना खा के सो जाते थे, 4 बजे शाम की चाय सारी फैमिली मिलके पीती थी, और ये हमारा एक आखिरी मेरे हाल से सिस्टम था। उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, अब 24/7 माँ बाप भी बिजी, दोनों मिलके कमा रहे, तब भी पैसे पूरे नहीं हो रहे। अब बच्चे जो है वो माँ बाप को देखना चाह रहे, अब बच्चे वो क्या है, हम दोनों जो है माँ बाप दोनों जो है वो थके हारे घर आ रहे हैं। घर के स्ट्रेसेस कितने ज़्यादा है। अब आपके पेरेंट्स अगर आपको क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे तो डेफिनेटली आपकी डेवलपमेंट में उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक हो गया। आपके एक्सटेंडेड, आपके जो कहते हैं ना फैमिली फ्रेंड्स, ये फैमिली फ्रेंड्स की बात हो रही है, एक्सटेंडेड फैमिली है, पेरेंट्स, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, मास मीडिया है, सोशल सर्विसेज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस कितना आपको प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज क्या है, ये फिर आपका आ जाता है एक्सो सिस्टम में। फिर आपका मैक्रो सिस्टम में फिर आपके और वो सोशल एटीट्यूड्स, आपके नॉर्म्स, आपके कल्चर की चीजें आ जाती हैं। फिर आपका क्रोनो सिस्टम आ जाता है, जो आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड आ रहे होते हैं वो कैसे इंपैक्ट कर रहे होते हैं। ये पूरे के पूरे लेयर्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एक तरह से इंपैक्ट कर रहे होते हैं। यहां तक क्लियर?
अच्छा जी, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से, बिकॉज अगर मैं इस तरह बोलती रही तो आप लोग थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे। हाँ जी, ये मैंने आप लोगों को एक इकोलॉजिकल थ्योरी आप लोगों को बताई कि रिसर्च इस पे काम करती है कि ये सिर्फ कोई एक खास चीज, एक खास किस्म की सोशलाइजेशन का तरीका आपकी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर रहा होता, मल्टीपल लेयर्स इंटरैक्ट कर रहे होते, तब आप जाके आपकी पर्सनालिटी ऐसे शेप अप होती है। अब आप कहेंगे कि मैडम वी आर द विक्टिम्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। नहीं, फिर मैं आपसे बात करूंगी, अशरफुल मखलूकात है, सोचने समझने की सलाहियत है आप लोगों को। इस साइकोलॉजी में बहुत दफा रिपीट कर चुकी। एक मिसाल वो दी जाती थी, दो भाइयों से पूछा गया कि बेटा, एक भाई से पूछा गया कि आप शराब क्यों पीते हो, तो वो कहता मेरा बाप शराब पीता था इसलिए मैं भी शराब पीता हूँ। दूसरे भाई से पूछा कि तुम क्यों नहीं शराब पीते, तो उसका जवाब ये था क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था इसलिए मैं नहीं शराब पीता। सो वी आर नॉट द विक्टिम ऑफ आवर एनवायरमेंट, लेकिन हमारा एनवायरमेंट हमारी सोच को, हमारी पर्सनालिटी को डेफिनेटली शेप अप करता है। और फिर उसके बाद आता है सेकंड, आपका कॉग्निटिव, आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है बोलते हुए हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे माँ बाप ने जो जो चीज़ें उन्होंने सफ़र की या उनसे जो गलतियाँ हम वो हरकत थी, विच इज़ गुड। और फिर मैंने ऐसे भी लोगों को सुना हमारे ख़ानदान में तो ऐसा ही होता है, हम तो ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपने उसको कैसे परसीव करना है और उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी मेरा बेटा। आपने बस बात की थी कि वालिदैन भी काम कर रहे हैं और बच्चे भी साफ नीयत से अब हमारे अब ऐसी हमारा आ चुका है। जी जी, कल्चर 24/7 कल्चर। साथ साथ बच्चे भी काम कर रहे हैं, वो भी साफ नीयत से। कभी कभार बच्चे भी काम करें, बिल्कुल। और सिचुएशन फिर भी ठीक ना हो, किस तरह की सिचुएशन ठीक ना हो, गलत समझ रहे हैं इस बात की। काम करते जाएं। ये तो हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट का ऐसा हिस्सा है कि महंगाई पे महंगाई, मेरे ख्याल से कि आपकी भी बच्चे भी पैदा होकर वो भी काम तो वो भी पूरा नहीं कर सकेंगे। देखो डिपेंड करता है बेटा, ये ना सब्जेक्टिव इसका आंसर है विद माय हम्बल कैपेसिटी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके बाहर दो दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, चार चार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बिजनेसेस काम कर रहे हैं, या बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, बड़ी परेशान, बड़ी टेंशन हुई हुई है, काम ही नहीं चल रहा। दो किनाल के घर के मॉडल टाउन में बैठे हुए, 3 बाहर गाड़ियां खड़ी, काम नहीं चल रहा। और फिर मैंने ऐसे लोगों को देखा है किराए के घर पे 2 बच्चों के साथ है, मिनिमम इनकम है, खुश है, और सस्ते फ़ोन रखे हुए खुश है, कोई गिला नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सो ये सब्जेक्टिव इसका आंसर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के बावजूद भी ना खुश हैं, उनको कमियां लगती हैं। और मैंने बहुत गरीब लोगों को शुक्र अदा करते हुए देखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो 3 मरले के घर में नीचे 2 कमरों में अपने उन्होंने बच्चों को पाला है, उनको पढ़ाया, ऊपर लोगों ने मजदूर रखे हुए जो सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे थे, बहुत खुश है, कभी कंप्लेन नहीं कि मुश्किल है, कभी नहीं। एक आप लोगों को लिटरली वही वाली बात है कि कैमरा ऑन है, मैं आप लोगों को बताऊं बाहर कितना क्योस है, हर वक्त महंगाई बढ़ी, हर वक्त पेट्रोल का सारा कुछ है, मैं परेशान नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत कोई पैसा है, नहीं नहीं, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ बेटा, आप लोगों की तरह यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, पढ़ती हूँ, काम करती हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह, लेकिन मैं नहीं परेशान हो रही। और मेरा फ़ोन जो है वो नॉर्मल सा फ़ोन है, कोई आईफोन फ़ोन शून कोई नहीं है, खुश हूँ मैं, आवाज़ उतनी अच्छी आती है जितनी आईफोन से आती है, ठीक है। ये इसका आंसर बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है। और ये बताए वो हमारी एक नेचर में भी है, ये हमारे अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसको कि उसमें भी लिखा गया था कि इंसान को अगर हम एक ज़मीन देख रहे हैं वो दूसरे की ख्वाहिश करेगा, 2 देंगे तो वो तीसरी की भी ख्वाहिश करे, ये हमारी फितरत है, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। बस परेशान नहीं होना, सर पे नहीं चढ़ाना। जी हम ब्लेम गेम खेलते हैं जो मेरे सिस्टम में आपने बताया, Blame मेरा बच्चा, यही तो मैंने बात शुरू में कर दी थी, आपकी कामयाबी का राज है यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम द वन, किसी की इतनी मजाल नहीं है। हमें ऐसा लगता है, मैं आप लोगों से एक आखिरी बात करूंगी फिर हम लेक्चर की एहतमाम की तरफ आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ बताऊंगी तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कभी कभार जो है वो उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही होती। आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मैं दूंगी। हमें ऐसा लगता है, आप में से किस किस के झगड़े हुए, हाथ खड़ा करें। जी मेरा बेटा, आप वैसे ही दोस्तों में, माँ बाप में, बहन भाइयों में कोई झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, आप रिएक्शन देते हैं। सर आप अगर बेशक ना लें, अगर खुल के भी बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हाँ, मैंने अपने बारे में खुल के बात कर रही हूँ,
सो आप अपने झगड़े के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, क्या हुआ था, वो एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था, रूममेट क्या हुआ, क्या था, थोड़ा सा हल्का सा क्रस अगर बता दें। क्रस, सॉरी, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे। अच्छा जी, आपने क्या किया, आपका बिहेवियर क्या था? पहले तो मैंने उनको इग्नोर किया 2 दिन जी, उसके बाद मैंने उनको कहा 1 हफ्ता आप मेरे से बात नहीं करनी आप। मतलब आपने फिर रिएक्शन दिया। और ये जो आपने जिस तरह कहा है ना इन्होंने कि मैंने पहले उनको इग्नोर किया, फिर मैंने तीसरे दिन उनके ना मैंने फिर उनको कहा कि अब आपने बात नहीं करनी। एक्चुअली उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने जिस लैंग्वेज में कहा, जिस तरह उन्होंने कहा होगा वो आप इमेजिन कर चुके हैं। सो फिर उन्होंने उनको कहा कि मुझे तंग मत करो। उनको चले जी, उन्होंने उनको वार्निंग दे दी कि अब अगर ऐसी हरकत की तो इससे। हाँ जी, आपने कुछ कहना चाह रहे थे जी मेरा बेटा? क्या मतलब? ये बच्चा कौन था? मैं हाँ, ये बच्चा कौन था फिर? उसकी सिचुएशन से पता चलता कि इसने लड़ाई की होगी मेरे। सिचुएशन क्या थी? किसी ने आपको गाली शाली दी, किसी ने आपको बुरा भला कहा, आपने जाके उसकी की धुलाई, ऐसा ही हुआ। अब वो बातों की धुलाई थी, फिजिकल धुलाई थी, इसके बारे में हम बात नहीं करते। ऐसा ही हुआ सर, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने वो गालियां क्यों दी, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? ये मुझे तंग कर रहे थे, मुझे अब्यूज कर रहे थे, मेरे खानदान तक पहुंच रहे थे, मैं तंग आके मैंने ये हरकत की। ऐसा ही जवाब देंगे, ऐसा ही जवाब देंगे। मेरा बच्चा, आज के इस लेक्चर से ये चीज़ सीख के जाओ, ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है, आप ऐसा नहीं करते। आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बिठा लें। अशरफुल मखलूक़ात मैंने आप लोगों को कहा था, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत आपके पास है। इस प्रोसेस के दरमियान में एक ऐसा खाना आता है जहाँ पर आपके पास आपकी ताकत होती है, जहाँ पर आपकी पावर होती है, और वो पावर होती है डिसाइड करने की, सोचने समझने की। मुझे इस टाइम इस वक्त कोई आके गाली देगा या मुझे कोई बुरा भला कहेगा, मैं पता क्या करूँगी? बिल्कुल सही करें, बल्कि मल्टीप्लाई बाय 2, खुदा हाफिज़, मैं निकल जाऊँगी, मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करूँगी, आई वुड नॉट, और मैं अपना जाके दूसरा काम करूँगी, या जहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। मैंने क्या सोचा, नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मेरा टाइम नहीं लगे, सो ये मेरा डिसीजन है, हाउ आई एक्ट टू रिस्पॉन्ड। आपने सोचा यार इसकी मजाल कैसे हुई मेरे बाप को कुछ कहने की, इसकी मजाल कैसे हुई, छोड़ूंगा नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आपने डिसाइड किया और आपका ये बिहेवियर था। एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, कोई इवेंट आता है, आप उसको कैसे परसीव करते हैं और फिर आपका बिहेवियर कैसा होता है। आप में से, चले इसकी और थोड़ी सी ज़्यादा आसान मिसाल कर देती हूँ। मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो कॉकरोच से डरते हैं? और ये बाकी कौन नहीं डरती? ये उठाएंगे, जूता लेंगे, ठा मारेंगे, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, हम कॉकरोच को देखते हैं, हम चीखें मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दरमियान में होता है कि ये गंदी चीजें हमारे ऊपर चढ़ गई, हम बर्दाश्त नहीं कर सके, हम मर जाएंगे। वही कॉकरोच, ये लोग सोचते हैं कुछ भी नहीं है, ये क्या चीज है, इधर मारो, कोई बिहेवियर नहीं। सो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हमें डिफाइन करी, ये चीज हमें कंट्रोल करी, एक्टिवेटिंग इवेंट नहीं, हमारा बिलीफ सिस्टम हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। मैंने बड़े बड़े लोगों को ऐसे देखा, बड़ी बड़ी जिंदगी में वाकई हो गए, वो डिप्रेशन में नहीं जाते, वो कहते हैं ठीक है हो गया, आगे चलो। कुछ लोग फंस जाते हैं, यहाँ पर सुसाइड पर आ जाते हैं, नहीं जिंदगी खत्म। ये वाकया हमें डिफाइन नहीं कर रहा, ये डिफाइन करता है कि हम क्या सोचना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं और क्या डिसाइड करते हैं हमारा एक्शन कैसे होना चाहिए। ये वाकया अगर डिसाइड करना होता तो रिलेशनशिप में तो सबको सुसाइड करना चाहिए। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा सोचने का तरीका, यहां पर हमारी पावर है, इसीलिए हमें इस चीज की वजह से हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया, और ये है करेक्ट इक्वेशन। हमें हमारे
इवेंट्स डिफाइन नहीं करते, हमारे सोचने का तरीका हमें डिफाइन करता है। ठीक हो गया। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ भी होती है, अक्सर औकात हैं स्टूडेंट्स की तरफ एक बहुत बेसिक सवाल है कि मैडम हम बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, रात को नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है, बड़ा सख्त परेशान होते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे, कुछ चीज़ों को अगर आप फाइट आउट करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से एक बात करती हूँ, अभी आप लोगों ने पिंक एलिफेंट को दिमाग में नहीं लेकर आना, पिंक एलिफेंट को यानी कि एक पिंक कलर के हाथी को अपने दिमाग में नहीं लेकर आना। मैं 90% कहती हूँ आप लोग सारों ने पिंक एलिफेंट को अपने दिमाग में बना लिया। जितनी सिचुएशंस को जितने ज़ोर से सप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो उतनी ज़ोर से आते हैं। प्लीज़ किसी चीज़ को फाइट आउट मत करें। इंसान है, हमारी नफ्सियात ऐसी है कि ढेर सारी सोचें आती हैं और वो सोचें आके निकल जाती हैं। रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर कोई सोचें आती हैं उनको समझें कि वो आ क्यों रही हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है, वो आपको क्या बताना चाहती हैं और उनको एड्रेस करें। ट्रस्ट मी, उन्हीं के अंदर आपकी बेचैनी और उन चीज़ों के सवालात हैं। कुछ चीज़ें आपको तंग करती हैं, उनसे घबराना नहीं, वो आपकी ज़िंदगी का प्रोसेस है। हमारी साइकोलॉजी में कब कहा जाता है, हमें कब कहा जाता है कि मैडम अब हम परेशान हैं। आपको पता है, आपको जब चोट लगती है बेटा, आपको जब चोट लगती है आप उस पर बैंडेज लगा लेते हैं, लेकिन अगर गहरी चोट हो तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि स्टिचेस लग जाए। इसी तरह अगर छोटी मोटी परेशानी है, छोटी मोटी ओवर थिंकिंग है, छोटी मोटी डिस्ट्रेसेस है, उनसे आपने घबराना नहीं, वो खुद ब खुद ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो परसिस्टेंट रह चुकी है और आपको इस कदर परेशान कर रही है कि जिससे आपका काम रुक गया है, आपकी नींद रुक गई है, आपके रिलेशनशिप खराब हो गए, आपका एकेडेमिया खराब हो गया, आपकी वर्क परफॉर्मेंस खराब हो गई, तब आपने जाके उसके बारे में परेशानी लेनी है और उसके लिए कुछ करना है। साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाने का बहुत बड़ा स्टिग्मा है। काइंडली इन चीज़ों से अब हमें बाहर आ जाना चाहिए। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि प्लीज़ पीर बाबा के पास जाने से बेहतर है किसी माहिर नफ्सियात को, किसी साइंटिफिक डॉक्टर को आप मिलाएं। और उनके पास सिर्फ वो लोग नहीं जाते जो दिमागी तौर से कमज़ोर होते हैं या जो लोग जो है पागल होते हैं जिनको आप अपने, बल्कि वो लोग जाते हैं जो मजबूत होते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं उनको इस तरह समझती हूँ, जो लोग खुद जाते हैं कि भाई हमें मदद की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कि जिस्मानी कमज़ोरी तो फिर भी मुझसे जो नफ्सियाती कमज़ोर के साथ है, और इस चीज़ से होता है कि मैं इसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि लोग मुझे पागल कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी आपकी सोच की कमज़ोरी है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। वन शुड नॉट डू दैट, प्लीज़ वन शुड नॉट डू दैट। अगर मैं आप लोगों के उस्ताद होने के साथ साथ, एक औरत होने के साथ, आप लोगों के माशरे का हिस्सा होने के साथ साथ, अगर मैं ये कह रही हूँ कि हाँ भाई मैं इंसान हूँ, मैं भी डिप्रेशन में कभी गई थी, मैंने भी मदद ली और आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ और अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसमें क्या गलत है? प्लीज़ हमने अब इस सोच से बाहर और इससे ऊपर होना है, इससे ऊपर होना है। और गाली नहीं देनी कि तू तो है पागल, तुझे मारे नफ्सियात की ज़रूरत है, ये हरकत हमने नहीं करनी। मैडम आप कुछ सवाल करना चाह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ जो आपने वो क्रिटिसाइज बता रही है, उसके बाद वहाँ पे ईगो भी आती है। हाँ, ठीक है, तो जो आपकी ईगो को हर्ट करता है इंसान, अब इसको कैसे मैडम वो वाली जो ईगो वाली बात है, हमने एक्चुअली लोगों को इजाज़त दी हुई होती है कि आओ हमें हर्ट करो। वो जो मैंने आपको ये जो साइकिल बताया हुआ ना मैडम, इसमें हम हरकत क्या कर जाते हैं, ईगो हमारी हर्ट नहीं होती, हम किसी को इजाज़त देते हैं कि आओ मुझे तंग करो। आपने इजाज़त ही किसी को कैसे की दी है? मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ और शायद आपको ये और मदद दे ज़िंदगी में या किसी और के लिए उसको समझाने के लिए। ये है आप और ये आपका एक सर्कल, ये आप बैठे हुए, ठीक हो गया, ये आपका एक सर्कल है। हमने क्या किया वह है कि इस सर्कल, अब फिर आपका ये दूसरा वाला जो सर्कल है जो मैंने आपको बताया हुआ है, हम क्या करते हैं कि इस सर्कल में ना हमने स्टूडेंट को भी, टीचर को भी, नेबर्स को भी, सबको कहा आओ आ जाओ और हमें इफेक्ट करो। और तुम लोगों को मैंने रिमोट कंट्रोल दिया, बटन दबाओ गुस्सा आ जाएगा, बटन दबाओ हम ठीक हो जाएंगे, बटन दबाओ तो हम खुश होना। प्लीज़ लोगों को अपना रिमोट कंट्रोल ईगो का देना बंद करें। आपको पता है कि मेरे सर्कल में कितने लोग हैं जो मुझे इमोशनली, साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकते? कितने लोग होंगे? कितने? आपका क्या ख्याल है कितने लोग होंगे? कोई भी नहीं? अच्छा, ऐसे भी ना बात करो। फैमिली में कौन कौन? और इन-लॉज? किसने कहा है?
मैडम ये इन सारे लोगों को मैंने उठा के बाहर रखा हुआ है, मेरे बहन भाई, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, कोई भी मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ फिलहाल इस टाइम पर पहले अच्छा, ये आना जाना भी लोगों का लगा रहता है मेरे सर्कल में, मैं डिसाइड करती हूँ, आई डिसाइड कि किसने मेरे सर्कल में इस टाइम रहना और किस टाइम इसने निकल जाना है। आई डिसाइडेड लिमिटेशंस। तो हाँ, हो सकता है मेरे माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो चले गए, क्यों? क्योंकि उनकी डेथ हो गई, खैर वो निकल गए। फिर मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी आ गई, शादीशुदा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको टाइम दिया। एक वक्त आया जहाँ पर मेरे बच्चों को ज़्यादा, अब मेरे बच्चे मुझे कंट्रोल करते हैं कि मैं कैसा फील करती हूँ, एंड दैट इज़ इट। हम क्या गलती करते हैं, हम हर एक को अपने सर्कल में हमने घुसाया होता है। स्टूडेंट, मैंने अक्सर औकात मेरे एक साथ की कॉलीग्स हैं जो इस चीज़ का कंप्लेन करती है, फ़लाँ बच्चे ने ऐसे कह दिया, फ़लाँ ने ऐसे कमेंट कर दिया, फ़लाँ कॉलीग ने ऐसे कहती है। मैं कहती हूँ यार आपने क्यों लोगों को इजाज़त दे रहे हो कि आपको आके इफेक्ट करे? ये पावर तो आपके पास होनी चाहिए। मेरी लाइफ में अगर मेरे बच्चे परेशान होंगे, मैं परेशान होंगी। मेरे बच्चे मुझसे कोई बात करेंगे, मैं रिएक्शन दूंगी। मेरे बच्चे जो है मुझसे कुछ डिमांड करेंगे, मैं उसके लिए काम करूंगी। बाकी के जो लोग हैं वो मुझे अफेक्ट करेंगे, लेकिन मेरी इमोशनल या मेरे वो ट्रिगर्स को बटन दबा के मुझे गुस्सा, मेरे कोई रिलेशनशिप में कोई अभी आके फ़ोन करे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैं ठीक रहूँगी, आई एम सो सॉरी। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे? अगर अभी आप लोगों के ख़ानदान में किसी ने आपको फ़ोन करेगा ना, वो क्या कहेगा? वो अभी आपको कोई फ़ोन करके आपसे कोई बुरी बात या आपसे कोई बात करेगा, आप क्या करेंगे? सारा दिन सोचते रहेंगे, फिर फ़लाँ को फ़ोन, या तुम्हें पता है फ़लाँ का फ़ोन आया था और उसने मुझसे ऐसी बात की, फिर ऐसे हुआ, फिर यूँ हुआ, फिर मैंने ऐसे बात की, फिर मैंने उसको जवाब दिया। मैं नहीं करूँगी। ठीक है, आपने फ़ोन किया, आपने बताया, आई एम रियली सॉरी, दैट इज़ इट, बट दैट इज़ इट। लोग क्या करते हैं कि लोग जो साइड से ना जो झगड़ा करते हैं, लोग जो हैं वो झगड़ा करते हैं सड़क पर आके, और लोग सड़क पर आके किसी गैर इंसान को साथ जो गालियां दे रहे होते हैं। मतलब आपने इतनी नाजुक सी ईगो है और हर एक को पकड़ाई हुई है, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। बस ये मेरा कहने का मकसद है। मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ सोचने का, हमें ऐसे लगता है कि फलां कोई वाकया है जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि हम किसको कितनी ताकत देते हैं। स्टेट ऑफ ब्रेन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली मच।